सेकंड लेक्चर में हम लोग आए हैं। कल हम लोग देखकर गए थे क्या क्या कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। एक मिनट, हम कहां तक बताए थे? अच्छा, 7 सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था? टॉल पी प्लांट लिया, इसको क्रॉस कराया ड्वार्फ पी प्लांट से। जो प्रोजेनी आया, तो ऑफ कोर्स जब क्रॉस हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, सीड फॉर्म किया होगा, सीड को शो किया गया यानी उसे बोया गया, उससे जो प्लांट निकले उन्हें फर्स्ट जनरेशन के प्लांट कहे गए। ठीक है, और इनका कैरेक्टर निकला टॉल प्लांट्स। यहां पे सरप्राइज हो गए। उनको उम्मीद था कि एवरेज हाइट वाले प्लांट्स बनेंगे, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स एक मैथमेटिशियन कैसे सोचेगा 2 और 6 टोटल हो गया 8, एवरेज करेंगे 4, तो जो शॉर्ट हाइट वाले प्लांट्स हैं उनका हाइट एवरेज हाइट के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां देखे पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज, सारे प्लांट्स टॉल प्लांट्स हो गए, एवरेज का कोई सवाल ही नहीं। तो उन्होंने ये सोचा चलो अच्छा हुआ, जनरेशन सुधर गया। अब इसके सीड को जब हम लोग बोएंगे, है ना, तो जो प्लांट्स निकलेंगे तो इनका सीड बनेगा कैसे? इनको सेल्फ पॉलिनेट करने देंगे, राइट। क्रॉस पॉलिनेट कराने का जरूरत नहीं है। अब जब सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, इनके अंदर टॉलनेस वाला प्रॉपर्टी आ गया। अब सभी के सभी आगे के जितने प्लांट्स मिलेंगे सभी प्लांट्स टॉल होंगे। इसी उम्मीद से इन्होंने क्या किया, सेल्फिंग कराया। और यहां सेल्फिंग का मतलब हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। रिजल्ट जो आया 3 आउट ऑफ 4 आ गए टॉल और 1 आउट ऑफ 4 आ गए ड्वार्फ। अब एक पजल से उभरे नहीं थे, दूसरा पजल आ गया। तीनों ने इसीलिए क्या किया, जो कल हम लोग बात कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट पे सोचा उन्होंने कि हो सकता है कि एरर्स आ गए होंगे, मैनुअल एरर हो ही सकता है। ठीक है, इसलिए एरर को हटाने के लिए उन्होंने पहला काम क्या किया, ये जो टॉल पी प्लांट था इसको तैयार किया प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड। और कल ट्रू ब्रीड समझा चुके हैं। ट्रू ब्रीड कैसे बनाते हैं, मल्टीपल टाइम्स सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं और उसके बाद उन्हें जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेक करते हैं कि उनसे जो पौधे निकल रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो सिमिलर कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर वाले हैं अथवा नहीं। तो अगर एश्योरेंस हो जाता है कि हाँ हर जनरेशन में सिमिलर कैरेक्टर वाले प्लांट्स बनेंगे, दैट मीन्स इट इज ए ऑनेस्ट वन, इट इज ट्रू ब्रीड या प्योर लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से टॉल पी प्लांट और इसी तरीके से ड्वार्फ पी प्लांट उन्होंने तैयार किए। ठीक है, तो पहला काम क्या किया उन्होंने, टू रिमूव एरर या एरर्स इन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने लिया प्योर लाइन टॉल और इसको क्रॉस कराया प्योर लाइन ड्वार्फ के साथ। देखिए हम लोग एक ही चीज के, एक ही टर्म के, है ना, नाम बदल बदल कर यूज करते हैं। रीजन, ताकि आप इनसे अवगत रहें, आप इन्हें पता रखें कि ये
कई मीनिंग के साथ एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसीलिए तो कहीं पे ट्रू ब्रीड या प्योर लाइन, हर जगह ऑल्टरनेटिव करके चलें ताकि आपको याद रहे दोनों का मीनिंग क्या है। तो इससे जो जेनरेशन आया, जो प्लांट्स पैदा हुए, उन्हें उन्होंने कहा F1 जनरेशन, और F1 का मतलब हो गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 जनरेशन में मिले ऑल टॉल, यहां कोई डिफरेंस नहीं आया, जैसे आया था पहली बार वैसे ही आया। अब इन्होंने फिर से यहां पे सेल्फिंग कराया, और अब की बार जो जनरेशन आया इसे नाम दिया गया F2 जनरेशन। ये थे 3 आउट ऑफ 4 टॉल एंड 1 आउट ऑफ 4 ड्वार्फ, ठीक है। इस तरीके से इन्हें रिजल्ट्स मिले। तो उन्होंने ये सोचा हो सकता है देयर इज समथिंग दैट इज अनरिकॉग्नाइजेबल, अभी पता नहीं चल पा रहा है, हो सकता है टॉलनेस और ड्वार्फनेस के साथ ऐसा होता हो। तो जैसा पिछले क्लास में आपको बताया, उन्होंने इस तरह के 14 मतलब कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे जो 7 सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैटेगरी में बातें हैं। तो एक सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब हो गया क्या, एक प्रॉपर्टी का दो पहलू, एक प्रॉपर्टी का दो एस्पेक्ट। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट ले लिया, उसका एक एस्पेक्ट हो गया टॉलनेस, दूसरा एस्पेक्ट हो गया ड्वार्फनेस। अगर शेप ऑफ द सीड लिया तो एक एस्पेक्ट हो गया राउंड सीड, दूसरा हो गया रिंकल। उसी तरह से अगर पॉट, जिसको फली कहते हैं, जिसके अंदर में मटर का बीज रहता है, अगर उस पॉट का कलर देखा जाए, कलर ऑफ द पॉट, तो एक एस्पेक्ट हो गया ग्रीन, दूसरा हो गया येलो। इस तरीके से उन्होंने 7 सेट्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए और सोचा कि अगर टॉल एंड ड्वार्फ के साथ अगर ऐसा हो रहा है, यानी प्लांट हाइट समझ में नहीं आ रहा, दूसरा सेट लेकर देखते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, नोट करना है कर लीजिए। ओके, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, चेंज किया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेट को और लिया ट्रू ब्रीड, ट्रू ब्रीड राउंड सीड, और इसको क्रॉस कराया ट्रू ब्रीड रिंकल सीड से। और पहले की तरह F1 जनरेशन में उन्हें मिले ऑल राउंड, और फिर उन्होंने सेल्फिंग कराया, पाया F2 जनरेशन में 3 आउट ऑफ 4 राउंड आए एंड 1 आउट ऑफ 4 रिंकल आ गए। इस तरीके से बाकी सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ भी उन्होंने जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो उन्हें पैटर्न सिमिलर आने मिलने लगे। इसका मतलब उन्होंने, मतलब ये उनको काफी पजल किया और वो सोच रहे थे कि हो सकता है कहीं पे एक्सपेरिमेंटल एरर है। एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है, ये बात तय हो गया, क्योंकि एक ही तरह का ट्रेंड 7 प्रकार के सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में अगर आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो कुछ बात है जो पकड़ से बाहर है, ठीक है। तब इसका एक्सप्लेनेशन, और इस चक्कर में उन्हें 7 साल लग गए टोटल। लेकिन था क्या, उस समय बायोलॉजिकल साइंस के इंस्ट्रूमेंटेशन उतने डेवलप नहीं थे, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप भी नहीं थे कि सेल के अंदर का इंटीरियर देखा जा सके। तो उन्होंने मैथमेटिकल माइंड यूज किया और इमेजिन किया। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, हम लोग क्या करते हैं, सपोज इट टू बी x, या दूसरा तरीका यूज करते हैं सपोज इट टू बी 100। दो तरीके से सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह से इन्होंने कुछ इमेजिन किया। तो मेंडल्स assumptions, जो बुक में बहुत शॉर्ट तरीके से लेकर आया है। एजम्पशन में पहला चीज उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी दिखते हैं, जैसे टॉलनेस, ये हाइट ऑफ द प्लांट, जैसे सीड का शेप,
जैसे कलर ऑफ द सीड, है ना, ये सब जो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए सेल्स के अंदर में कुछ हिडन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स सिंसियरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। उन ट्रांसमिटिंग एजेंट्स को उन्होंने कहा फैक्टर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देयर आर फैक्टर्स दैट ट्रांसमिट फ्रॉम one generation to other through hybridization, sexual reproduction. These factors decide the trait या प्रॉपर्टी या कैरेक्टर। तो एक ही चीज के कई नाम याद रखिएगा, ट्रेट या कैरेक्टर एक ही है। दूसरी बात उन्होंने कही, दे यानी फैक्टर्स अपीयर इन पेयर। फैक्टर्स पेयर में होते हैं, लिखते चलिएगा। Serial number 3. For a property there are two factors. One is dominant and the other is recessive. As such, in presence of dominant factor, recessive factor fails to express। क्या मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी के दो पहलू, दो एस्पेक्ट हैं, एक है डोमिनेंट वाला, एक है रिसेसिव वाला। और ऐसा है कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के लिए एक एक फैक्टर है। और जैसा उन्होंने कहा कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पेयरिंग में दोनों डोमिनेंट एक साथ आए, पेयरिंग में दोनों रिसेसिव एक साथ आए। तीसरा पॉसिबिलिटी है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एक साथ आए। तो जब अनइवन अनइक्वल फैक्टर्स एक साथ आएंगे पेयर बनाने के लिए, तब किसकी बात चलेगी? तो वो होगा डोमिनेंट वाले का। क्यों? क्योंकि रिसेसिव वाला उसके सामने दब जाता है। इट इज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस। यहां तक नोट कीजिए, ये कहना चाह रहा है ये बात। इसीलिए सिस्टमेटिक कर रहे हैं। अब यहां देखिए उन्होंने क्या किया, फॉर ए प्रॉपर्टी दे दिया, कहा उन्होंने फॉर ए प्रॉपर्टी देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, एज सच
इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर फेल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, यह है सीरियल नंबर 3। सीरियल नंबर 4, thus there is a need to represent these factors to avoid complexity। अब ये कहने का क्या मतलब है, हर बार डोमिनेंट, रिसेसिव, टॉल, ड्वार्फ ऐसे लिखने के जगह पे कोई सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन चीज को आसान कर देगा और हम बड़े आसानी से उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया, देखिए, ही यूज्ड upper caps first letter of a dominant trait as the representation of the trait and small caps of the same letter represented recessive trait। अब एग्जाम्पल से देखें तो और ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ प्लांट, शेप ऑफ सीड, दो एग्जाम्पल हैं। टॉल, ड्वार्फ, यह है डोमिनेंट, यह है रिसेसिव। शेप ऑफ सीड, राउंड, रिंकल, यह है डोमिनेंट, यह है रिसेसिव। यहां तक क्लासिफाई हो गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हिज असम्पशन टॉल को कैपिटल टी से शो करेंगे रिप्रेजेंटेशन, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे। रिप्रेजेंटेड, सॉरी, यहां रिप्रेजेंटेशन लेना है टॉल के लिए तो कैपिटल टी चुना। ठीक है, और जो रिसेसिव ट्रेंड है उसके लिए सेम लेटर का स्मॉल कैप्स चुन लिया। तो इसी तरीके से यहां पर अगर हम लोग को चुनना होगा तो राउंड के लिए क्या चुनेंगे, कैपिटल आर, और रिंकल के लिए स्मॉल आर। समझ गए, बड़ा सिंपलीफाइड मेथड उन्होंने रखा। ये बात किया है, देखिएगा बुक में लिखा है ना। याद हो गया, आगे बढ़े। आज थोड़ा जल्दी चले क्योंकि हम लोग को थोड़ा ज्यादा दूर तय करना। इसके बाद सीरियल नंबर 5। सो फ्रॉम प्रीवियस assumption the comma है the pairing of factors
Pairing of factors can be capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t, और capital R, capital R, capital R, small r, small r, small r. तीन तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें कि ये डोमिनेंट डोमिनेंट होंगे, ये रिसेसिव रिसेसिव होगा, और ये डोमिनेंट रिसेसिव होगा। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल टर्म यूज किया, डोमिनेंट डोमिनेंट जब एक साथ आ गए, दोनों सेम हो गए, सिमिलर काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, इन्हें कहा होमोजाइगस जीनोटाइप। यहां से ध्यान रखिएगा, जीनोटाइप मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स, राइट। जीनोटाइप मतलब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स। फॉर व्हाट? Capital T, small t. That is not necessary right now. अब यहां देखिए, रिसेसिव रिसेसिव एक साथ आए, सिमिलर काइंड्स ऑफ फैक्टर्स पेयर कर रहे हैं, इसे भी कहा गया होमोजाइगस। जीनोटाइप। ठीक है, अब यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव है, ये क्या हो गया है? डिसिमिलर। काइंड्स ऑफ फैक्टर्स पेयरिंग, और इसके लिए टर्म हुआ यूज हेटेरो जाइगस जीनोटाइप। यहां से जीनोटाइप के दो प्रकार होते हैं, क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, होमोजाइगस जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। या कहीं अगर होमोजाइगस बोल दे तो भी हम समझेंगे जीनोटाइप ही बोल रहा है, और अगर हेटेरोजाइगस बोल दे तो भी समझेंगे जीनोटाइप ही बोल रहा है। क्लियर हुई बात? हो गया, आगे बढ़े। आज थोड़ा लंबा भी चले तो सस्टेन कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप डजंट डिटरमिन द जीनोटाइप, इट इज द जीनोटाइप दैट डिटरमिन्स फिनोटाइप। ठीक है, अब बोलिए आगे। समझ आ गया। वाह, आई हिट द बुल। अब आप इतना टर्म क्यों समझते हैं सर? क्योंकि आप मजाक मजाक में ऐसी बात कर जाते हैं। हो गया? पास कर दीजिए, लिखा नहीं है सब। चलिए, अब तक धर्म खाता खुला हुआ है, तो इसका मतलब अपना जायदाद लुटा दे, हद हाल है। तो हम अपना जायदाद लुटा दे क्या? ये कोई बात हुआ? आगे बढ़िए, यही काम देगा। यहाँ देखिए, जीनोटाइप इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इट डिसाइड्स द फिनोटाइप। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ का,
कि फिनोटाइप के ऊपर जीनोटाइप डिपेंड नहीं करता, जीनोटाइप डिसाइड करता फिनोटाइप, और इसको यहां अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये बात कह रहे हैं वो कि जब डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ आ जाएंगे फैक्टर्स, तो फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप डोमिनेंट होगा ना। यहां देखिए, जब ये क्या कहते हैं, रिसेसिव रिसेसिव एक साथ आ जाएंगे, तो फिनोटाइप क्या होगा? रिसेसिव। और उसके पीछे रीजन है दोनों के दोनों डोमिनेंट यहां, दोनों के दोनों रिसेसिव यहां पे, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग होगा यहां पे जहां हेटेरोजाइगस है। यहां क्या हुआ है, डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ आ गए हैं, तो यहां पर फिनोटाइप होगा अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट फैक्टर एज इट मास्क, छिपा देता है, इट मास्क द रिसेसिव फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रीजनिंग के साथ है, नोट कीजिए। In present day, the genes are the factors that represent a character or trait of an organism। साफ साफ एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन किया है, देखिएगा। द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स फॉर ए प्रॉपर्टी आर द two forms of same gene slightly differing from each other, slightly differing from each other in structure, called now alleles। So dominant factor बराबर डोमिनेंट एलील, रिसेसिव फैक्टर रिसेसिव एलील। ठीक है, ये कमेंट है, किसी मेंडल के एजम्पशन का हिस्सा नहीं। ये आज के डेट में हम जिसे जो समझते हैं वो बात है, ठीक है, इसलिए इसे किसी पॉइंट में नहीं रखा गया।
यहां तक समझ में आया? हम जरा देख लें कितना पॉइंट नंबर हुआ, 5। हो गया, आगे बढ़े। Now serial number 6. Mendel observed that there was no blending of the रिसेसिव एलील। अब हम लोग एलील बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं फैक्टर इज एलील। मेंडल ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो ब्लेंडिंग ऑफ द रिसेसिव एलील बाय द डोमिनेंट एलील। ब्लेंडिंग मतलब हो गया चेंज्ड, मॉडिफाइड, कन्वर्टेड टू, एटसेट्रा। यानी रिसेसिव एलील का किसी तरीके से बदलाव नहीं किया गया डोमिनेंट एलील द्वारा, राइट? वही कहा जा रहा है, मेंडल ऑब्जर्व दैट देयर वाज no blending of recessive allele by the dominant allele. As such, it expressed itself in the F2 generation when homozygous recessive condition appeared. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, वॉच किया कि रिसेसिव वाला जो पहले सोचा जा रहा था कि नहीं, रिसेसिव वाले को बदल कर पूरा का पूरा डोमिनेंट बन गया, इसीलिए F1 जनरेशन में सभी डोमिनेंट एलील शो कर रहे हैं, डोमिनेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो ये मान लिया गया था कि रिसेसिव वाले को यानी ड्वार्फ वाले को टॉल बना दिया। ऐसा नहीं है, वो रिसेसिव वाला छुपा हुआ था बिकॉज इट वॉज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट वन एंड इट वॉज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये एक्सप्रेस कब किया? जब वो F2 जनरेशन में एक साथ आ पाया बाय होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, तब जाके उसका एक्सप्रेशन हुआ। और इसी के बेसिस पे उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव बात कही थी। आई बात समझ में? डोमिनेंट और रिसेसिव पहले ही जो बोल दिया गया, उसके पीछे लॉजिक क्या था? दिस वाज द लॉजिक, राइट? यहां तक हो गया? सीरियल नंबर 6 है ना? हाँ। नाउ द सीरियल नंबर 7. There was a separation of the pair of factors before gamete formation and one member of this pair enters
one gamete and the other into the other gamete. इससे हुआ क्या कि गैमेट फॉर्मेशन के पहले फैक्टर की जोड़ी टूट जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है फैक्टर्स हमेशा पेयर में आते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन के पहले ये फैक्टर की जोड़ी टूट जाती है और एक मेंबर इस जोड़ी का एक गैमेट पर प्रवेश करता है, दूसरा मेंबर इस जोड़ी का दूसरे गैमेट पर प्रवेश करता है। और इसको हम लोग साइंटिफिकली देख चुके हैं मियोसिस के दौरान, है ना। मियोसिस में, मियोसिस 1 में क्या होता है, जब एनाफेज स्टेज आता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर बनाकर काइनेमा बना के बैठे हुए थे, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग होते हैं और एक क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे न्यूक्लियस में एंटर करता है, जिस वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा था। और अगर 2 क्रोमोसोम वाला होता तो एक में एक क्रोमोसोम जाता एक न्यूक्लियस में, दूसरे में दूसरे क्रोमोसोम दूसरे न्यूक्लियस में जाता, जो आगे चल के 2 डॉटर सेल बन रहे थे, है ना। वही बात उन्होंने बिना माइक्रोस्कोपिक विजन के बात बताई थी। एंड दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमेजिनेशन दैट वन कुड हैव डन फॉर द बायोलॉजिकल साइंस, जो उनके प्रपोज करने के, अपने लॉज को प्रपोज करने के करीब 40-50 साल बाद लोगों ने फिर से रीडिस्कवर की। तो आएंगे, वहां पर भी आएंगे, वहां पर भी आना है, अभी देर है। ये मेंडलिज्म का सबसे खास पहलू है। ये सारे थे उनके एजम्पशंस, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्या करना होगा, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो वो तो कर नहीं रहे हैं, वो तो करके चले गए, हम लोग करेंगे, राइट। ऑन द बेसिस, ये तो एक जैसा लग रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ above assumptions, Mendel explained his results of experiment as below. फिनोटाइप क्या लिया, टॉल, इधर क्रॉस कराया किससे, डॉर्फ। इसका जीनोटाइप क्या बताया, क्योंकि ये ट्रू ब्रीड थे, तो ये होमोजाइगस होगा ना। तो क्या लिखेंगे बोलिए, कैपिटल टी। और इसके लिए अब अगले स्टेप में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। कहा है ना उन्होंने, गैमेट फॉर्मेशन के पहले ये पेयर अलग होता है और एक गैमेट में जाएगा, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में। तो गैमेट नंबर नहीं लिया, नंबर ऑफ गैमेट्स नहीं, बल्कि गैमेट टाइप्स। कितने टाइप का गैमेट बनेगा, यहां एक बनेगा, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। ये एक छोटी एक गैमेट में, दूसरा टी दूसरे गैमेट में जाएगा ना, तो दोनों तो कैपिटल टी ही है। टाइप क्या हो गया, 1। तो यहां एक टाइप का गैमेट बनेगा और यहां सेम, यहां भी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। अब गैमेट बन गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ गए, या ऐसे नहीं करें, इधर से कैपिटल टी आया, इधर से स्मॉल टी, मिलकर ये बनाया F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन का क्या होगा? जीनोटाइप। F1 जनरेशन का जीनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा इसका? हाँ, पर दिखेगा कैसे? टॉल दिखेगा ना। इसीलिए all the offsprings in F1 generation became tall, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस हो गया था। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी एक साथ आए थे और रिसेसिव वाले को मास्क कर दिया, उसका प्रॉपर्टी एक्सप्रेस होने नहीं दिया डोमिनेंट वाले ने, राइट। अब आगे क्या कराया उन्होंने? सेल्फिंग। यहां तक हो गया? हो गया यहां तक? सेल्फिंग कराया। तो देखिए, तो सेल्फिंग जब होगा तो सेम मेल पेरेंट सेम फीमेल पेरेंट कंपोजिशन वाइज होंगे। ये कहा जा सकता है जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट। गैमेट टाइप्स, कितने टाइप के गैमेट ये देगा? दो तरह का। और ये कितने टाइप का गैमेट देगा? ठीक है। अब पनेट स्क्वायर यूज किया गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज फॉर द गैमेट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिजर्व फॉर द गैमेट। तो देखिए, तो एक पेरेंट के गैमेट को यहां बैठा है और दूसरे पेरेंट को गैमेट को यहां बैठा दें। यहां तक पूरा कीजिए। रेजिनाल्ड पनेट। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्हीं का ये डिवाइस किया हुआ था, उसी को यूज किया गया है। यहां तक हो गया। तो अब हम लोग कॉम्बिनेशन सेट करें। ये कैपिटल टी क्या होगा? और यहां कॉम्बिनेशन सेट करें तो बोल ही नहीं रहा है कोई। यहां कॉम्बिनेशन और यहां, तो ये जो हम लोग को दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं? फिनोटाइप की जीनोटाइप? जीनोटाइप दिख रहे हैं, तो इसका फिनोटाइप बताना पड़ेगा। टॉल होगा इनवेरिएबली, ड्वार्फ होगा विदाउट कंफ्यूजन, यहां टॉल फॉर श्योर, और यहां टॉल, क्योंकि ये मास्क हो जाएगा, ये मास्क हो जाएगा। तो हमें टॉल और ड्वार्फ जो दिख रहे हैं, ये क्या है? फिनोटाइप। देयरफॉर F2 जनरेशन
फिनोटिपिक रेशियो बराबर 3/4 अपॉन या रेशियो 1/4 टॉल रेशियो डॉर्फ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कैंसल आउट हुआ, 3:1 आ गया। जो बार बार अपना रिजल्ट देख रहे थे, चेक कर रहे थे, 3:1 आता था। दिस इज हाउ 3:1 अपीयर्ड।